हेलो माय डियर चैंपियंस। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की पहली यूनिट को वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है। आपका पहला पेपर बहुत ही बढ़िया, सभी का पॉजिटिव रिव्यू देख करके मैं भी खुश हूं। और किसी की नजर ना लगे भगवान, है ना। तो आप लोग भी नजर वजर उतारते रहना, कि बहुत बेकार चीज होती है। तो हमारे अगले अपकमिंग पेपर्स भी वैसे ही हो, उसके लिए हम लोग क्या है, हमारी प्रिपरेशन को ज्यादा हेक्टिकली भी नहीं करेंगे और ज्यादा टेंशन बाजी पाल करके भी नहीं करेंगे। ठीक है। मैं अब यहाँ पर इस सेशन के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि आपका 6 तारीख तक का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 तारीख तक का टारगेट जो आपका है, इस टारगेट में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहला कार्य हम लोग करेंगे बेटा जी, क्या आज हमारी पहली यूनिट का वन शॉट करेंगे और शाम को महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में कल मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, आपका सेकेंड यूनिट का वन शॉट कंडक्ट कराऊंगा और कल मैं आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, यानी कि 4 तारीख को। ठीक है। 5 तारीख को मेरी साइड से आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और आप लोगों को बेटा जी क्या है कि कुछ आपके जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड होंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप लोगों के सारी की सारी जो प्रिपरेशन है, 5 तारीख को आपका होगा पहली और दूसरी यूनिट का जो टेस्ट है ना। बिकॉज टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोग्नोसी के टेस्ट होने के बाद में बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई थी, ऐसे ऑर्गेनिक के टेस्ट में भी आप लोग बहुत सारी चीजों को गलती कर सकते हो, जिसको लेकर के मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बताने वाला हूँ। तो इट मीन्स कि 5 तारीख को आपकी पहली और दूसरी यूनिट का टेस्ट होगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे चल के 7 तारीख तक, अगर जो मैं आपको बोलूं तो 7 तारीख तक हम लोग हमारा कंप्लीट कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिर 8, 9 और 10 इन 3 दिन हम लोग उठाएंगे और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। 11 तारीख को हम लोग फिजिकल की 2 से 3 यूनिट और 12 तारीख को हम लोग करेंगे। 13 तारीख को हम लोग दोबारा से ऑर्गेनिक पर आएंगे और 14 तारीख को आप लोगों का पेपर है। ये सिंपल सा फॉर्मेट रहने वाला है। कोई भी परेशान, कोई भी दिक्कत या कोई भी टेंशन ना रहे, मैं पहले यहाँ पर आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि कि आप लोगों के साथ में बीएसपी फार्मेसी है तो डरने की क्या बात है, बीएसपी फार्मेसी है साथ तो डरने की क्या बात। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर अब हम लोग बेटा जी आज स्टार्ट करने वाले हैं। यार मेरे को इस फोन से नफरत हो चुकी है, मैं चैट भी कहीं में देखूं मैं फोड़ दूंगा इसको। इतना ज्यादा कॉल्स एंड दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है जब मैं क्लास के बीच में जब फोन बजता है। ठीक है जी, चलेगा बेटा जी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर बट स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेस में अरेंजमेंट है 3D में वहां पर डिफरेंस होना, तो वही हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। और इसी फिनोमेना को, सॉरी, वही हमारे स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट साइड में रोटेट करे, यानी कि उनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, पर लेकिन कंपाउंड क्या कर रहा है, एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और इसी तरीके के हमारे आइसोमर को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके डेफिनेशन देखेंगे। ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको पोर्शन को आपके सामने स्किप करता चलूंगा, क्योंकि अभी हम लोग इतना डीप जा करके चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। हमारी डेफिनेशन आ जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे, आइसोमर विच डिफर ओनली देयर बिहेवियर टूवर्ड्स पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि हमारे ऐसे आइसोमर जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग हो। बाकी सब चीज ठीक है, पर लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग हो, है ना। वन आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड द राइट साइड। एक आइसोमर क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, और एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो यही ऐसे ही आइसोमर के पेयर हमारे ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं बेटा जी। अब मैं यहां पर एक और चीज बेटा जी, अब मैं ये जो आपको वन शॉट बता रहा हूं, अब इस वन शॉट में मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि बेटा जी इस टॉपिक को भी तैयार कर लेना जरूर से जरूर, क्योंकि कि ये फाइनल एग्जाम में आपको
देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में बेटा जी? तो मैं आप लोगों को साथ के साथ टॉपिक्स भी बताता चलूंगा कि भाई इस यूनिट का ये वाला टॉपिक जरूर देख लेना, आएगा। महा इंपोर्टेंट तो है ही आपके पास में जो मैं देने वाला हूं शाम को, बट या यूनिट बाय यूनिट हम सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो वहां से भी पता लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ के ना आगा, जो अच्छा लगा हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, अगर जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा जी, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा, जैसे कि हमारा प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, कैरेलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, कैरियल और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है जी। अब मैं अगर जो आपको बताऊं बेटा जी, तो फाइनल एग्जाम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, है ना। एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जरूर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। मैं यहां पर बात बता दे रहा हूं। और जो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज लिखी है ये एक एक दो दो लाइन की है, पर अगर जो मैं आपको बोलूं कि यहां से 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और जो आएगा ही आएगा, उसको जान करके आपको और भी खुशी होगी कि भैया एक तो पता लग गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक आएगा, उसमें भी इन प्रॉपर्टीज से 4 से 7 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। देखिए अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, जो लाइट नॉर्मल बीम होती है लाइट की, वो क्या होती है, हर डायरेक्शन में भागती है ना, हर डायरेक्शन में जाने का प्रयास करती है। पर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, हमारी ऐसी लाइट होती है जो हमारी क्या है, एक ही बीम पर हमारी चले। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, अभी इस रूम में क्या है, लाइट जली हुई है। अब ये लाइट ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां लगी हुई है तो इतने ही एरिया को प्रकाशित कर रही है, नहीं, ये पूरे के पूरे ऑफिस को इसको लाइट दे रही है ना, यानी कि फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, हर दिशा में मूव करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर ही मैं क्या करूं, आप लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट एक ही रो में चलती है ना, वो ऐसे जितनी दूर जाती है तो ऐसे फैलती हुई नहीं जाती। आप कभी टॉर्च को देखेगा तो टॉर्च ऐसे फैलती हुई चली जाती है। तो जो हमारी वो लेजर लाइट है, इसे समझिए कि वो एक ही बीम पर ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी ही लाइट हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है। अब प्लेन पोलराइज लाइट हमें प्राप्त कैसे होती है, प्लेन पोलराइज लाइट बेटा जी हमें प्राप्त कैसे होती है, तो देखिए हमारी क्या जो नॉर्मल लाइट है उसको हम क्या करते हैं हमारे बेटा जी, निकोल प्रिज्म के द्वारा हम उसको पास आउट कराते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है जी, उसके द्वारा हम अपनी प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा जी क्या करते हैं, पास करते हैं। और जब प्लेन पोलराइज लाइट हमारी इस पोलराइजर के थ्रू पास होती है, जो हमारी बेटा जी कौन सी हमारी जो ये नॉर्मल बीम है लाइट की, जब इस पोलराइजर के थ्रू पास होते हैं बेटा जी, तो यहां से हमें देखिएगा एक ही वेवलेंथ पर ट्रेवल करती हुई लाइट हमें मिलेगी। और यही लाइट हमारी क्या कहलाती है बेटा जी, हमारी पीपीएल कहलाती है, प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारे दो कंपाउंड जो बिल्कुल सेम है, पर एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है और एक लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे ही आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं और इसी फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बात करते हैं बेटा जी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं बेटा जी 1848 में, है ना, हमारे लुइस पॉस्चर सर थे जिन्होंने क्या है हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट लुइस पॉस्चर इन 1848, 1848 में। अब इन्होंने बेसिकली चीजों को देखा, इन्होंने क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कवर किया, किसके थ्रू, हमारा प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, है ना। इन्होंने क्या देखा कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, वो रोटेट हो जा रही है, यानी कि अगर जो वो ऐसे जाती, वो ऐसे इस बीम से ऐसे सामने ऐसे जाती, पर लेकिन वो कोई एक मीडिएटर बीच में आ जा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसे हो जा रही है, तो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और उन्होंने क्या, हमारे जो लुइस पॉस्चर सर है 1848 में, उन्होंने हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी एंगल पर रोटेट कर दे, लेफ्ट साइड में कर दे चाहे राइट साइड में कर दे, है ना, किसी भी एंगल पर प्लेन पोलराइज लाइट को जो भी कंपाउंड रोटेट कर दे, जो भी सब्सटेंस रोटेट कर दे, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। यानी कि क्या, द सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू अ सर्टेन एंगल, किसी भी एंगल पर,
इस इधर या इधर की इधर भी, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और वहीं पर ही जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट ना कर पाए, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, है ना। अब हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हमें पता लग गया, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन पता लग गया, यानी कि क्या, एक लाइट है जो ऐसे जा रही थी, इसके सामने यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आया, जो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, अब वो ऐसे न जाकर के मान लो ऐसे रोटेट हो गई, ठीक है। यानी कि इस सब्सटेंस ने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया एक स्पेसिफिक एंगल पर, एक स्पेसिफिक एंगल पर। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। यही पूरी की पूरी जो एंटायर प्रोसेस है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट किया जाना, यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा, है ना। अब यहां पर बात आ जाती है बेटा जी, अगर जो कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है बेटा जी, राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो वो सब्सटेंस हमारा क्या है बेटा जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और कोई सब्सटेंस अगर जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो हमारा क्या बेटा जी, लीवो रोटेटरी है। इट मींस एल मतलब लेफ्ट और एल मतलब लीवो, बस आप ऐसे याद रख सकते हो। तो अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट राइट साइड की तरफ टर्न हुई, यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर जो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हुई, यानी कि मतलब वो क्या बेटा जी, हमारा लीवो रोटेटरी हमारा होगा। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन पोलराइज लाइट का एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट होना, है ना जी। जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसका एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेशन होना, है ना, ये ऐसे रोटेट हो गई, ये हमारा एंगल आया। जो ये स्पेसिफिक एंगल पर रोटेशन हुआ है, जितने भी एंगल से हमारा रोटेशन हुआ है प्लेन पोलराइज लाइट का, ये जो एंगल हमारा है, यही एंगल हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। कुछ भी ज्यादा समझने की, ज्यादा देखने की, ज्यादा बसड़बाजी पालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने यहां पर आप देखोगे तो मैंने इसको अल्फा से डिनोट किया था पहले भी और अभी भी। आप सोचोगे भैया ने एक्स से क्यों डिनोट किया, है ना, ये ऐसा ही साइन क्यों बनाया, क्योंकि बेटा जी जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इस वजह से मैंने यहां पर पहले भी अल्फा बनाया था और अभी भी अल्फा बनाया है। ठीक है जी, क्लियर है प्यारे बच्चों बात। अब बात आ जाती है कि भैया हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन मीजर कैसे करते हैं। उसके लिए आपका ये डायग्राम इंपोर्टेंट है, और ये डायग्राम से बेटा जी आपका अगर जो एंगल ऑफ रोटेशन से क्वेश्चन आ जाए या प्लेन पोलराइज लाइट से क्वेश्चन आ जाए, तो इन डायग्राम्स को आपको बना करके आना है। अगर जो 2 नंबर में भी आता तो भी बना देना, ठीक है जी, क्योंकि 2 नंबर की प्राप्ति बेहद ज्यादा जरूरी होती है। अब देखिए थोड़ा अपडेट्स एंड इन सब चक्करों में कुग्रोसी को लेकर के आपको ये नहीं बता पाया था कि भाई कॉपी कैसे लिखे। तो आप लोगों के लिए एक और मैं लेक्चर या तो रिकॉर्डेड या लाइव आकर के आपको एक और मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि आपको आपका पेपर लिखना कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि कि इस बार अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है। चलेगा बेटा जी। देखिएगा हमारा होता क्या है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा वही रहता है कि हमारी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि जो नॉर्मल लाइट है, सबसे पहले उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना, है ना। अब नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किसकी सहायता से हो रहा था, हमारा पोलराइजर की सहायता से, है ना जी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो नॉर्मल लाइट है देखिए जो हर दिशा में भाग रही है, अब यहाँ पर हमारा क्या लगा बेटा जी, एक पोलराइजर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से अब हमें क्या है, एक ही सिंगल बीम ऑफ लाइट हमें देखने को मिल रही है। अब यही तो प्लेन पोलराइज लाइट होती है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग एक सैंपल ट्यूब के थ्रू पास कराएंगे। अब इस सैंपल ट्यूब के थ्रू पास क्यों कराते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया इस सैंपल ट्यूब में ऐसा क्या हो जाता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो घूम जाती है। क्योंकि बेटा जी क्या है कि जो ये सैंपल ट्यूब के जो ये एजेस है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर हमारे फिल रहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा जी, वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्वियसली रोटेट करेगा। अब वो राइट साइड में करे लेफ्ट साइड में करे अभी हमें नहीं पता, क्योंकि कि मैंने यहां पर पढ़ा है मेरा सब्सटेंस, ठीक है। मैंने क्या क्या है बेटा, यहां से मैं 4-5 चीजें चेक कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि खाली मैं यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन ही चेक करने के लिए बैठा हूं, ठीक है।
मैं यहाँ पर खाली एक चीज चेक करने के लिए बैठा हूं, ये नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें यहां से चेक करूंगा। कैसे? मैंने सबसे पहले अपनी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करा, तो मेरे को प्लेन पोलराइज लाइट बनानी आ गई। ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास में एक सैंपल था, मेरे पास में क्या था बेटा, एक सैंपल था। मुझे अभी नहीं पता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसा है। ठीक है जी। ना मुझे अभी एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में पता है। मैंने इस सैंपल को इस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया। अगर जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो मेरा प्लेन पोलराइज लाइट का कुछ ना कुछ एंगल पर चेंज होगा, रोटेट होगी मेरी प्लेन पोलराइज लाइट। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो जैसी है वैसी बाहर आ जाएगी। अब मैंने क्या देखा कि जब मेरी प्लेन पोलराइज लाइट बाहर आई तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है बेटा जी, एक एंगल पर रोटेट हो चुकी थी। जो मेरी लाइट नॉर्मली इस एंगल पर निकलती, अगर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है यहाँ पर, वो मेरे इस एंगल पर घूम चुकी थी। इट मींस कि क्या है बेटा जी, जो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट है उस पे कुछ ना कुछ एंगल का रोटेशन आया। यानी कि जो मेरे यहाँ पर सैंपल फिल है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अगर जो प्लेन पोलराइज लाइट नहीं घूमती तो मुझे पता लग जाता जो मेरा सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब पहली चीज मुझे पता लगा कि क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनती है। दूसरी चीज, मैंने अपना सैंपल चेक कर लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, प्लेन पोलराइज लाइट क्योंकि घूम गई है। अब फिर हमारा लगा रहता है बेटा जी एक और निकल प्रिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एनालाइजर। अब ये एनालाइजर हमें डिटेक्ट करके ये बताता है कि हमारी लाइट कितने एंगल से रोटेट हुई है। अब ये कितने एंगल से रोटेट हुई उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और यही हमारा क्या है बेटा जी, हमारा एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो यहां से हम लोग बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन का डायग्राम बहुत ही सिंपल और सरल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग इसको अपने नोट्स में या फिर अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। अब आगे बात करते हैं हमारे बेटा जी कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखिए कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो यहां पर हमारी बात होगी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस इज कैरिल, यानी कि डायसिमेट्रिक इन नेचर। यहां पर बात हुई है बेटा जी डायसिमेट्रिक के बारे में। ठीक है जी। इट इज ऑब्जर्व दैट द मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कैरिल। देखिए एक रिलेशन बनता है जो कि मैं यहां पर आपको बताना जा रहा हूं, और आप लोगों को रिलेशन याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले 2 से 3 टॉपिक आपको एक झटके में क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगर जो मैं यहां पर बोलता हूं तो बेटा जी क्या है, हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी, कैरिल इन नेचर होते हैं। और कैरिल इन नेचर होता है मतलब क्या होता है बेटा जी, वो हमारे डायसिमेट्रिक होते हैं। डायसिमेट्रिक होता है बेटा जी, यानी कि क्या है बेटा जी, वो हमारी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तभी तो ये हमारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है जी। तो बेटा जी हमारा सिंपल सा रिलेशन है। अगर जो आपको ये याद हो गया ना, ये याद रखिएगा कि जो भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो सिमेट्री शो नहीं करेगा, वो डायसिमेट्रिक होगा। डायसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग काटे तो वो 2 बराबर हिस्सों में ना टूटे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर लेता हूं पी। आप पी को कैसे भी काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, इसको 2 बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता है। यानी कि जब मैं इसको 2 हिस्से करूंगा, जैसे हमारी बॉडी है वो सिमेट्रिक है भाई, अगर जो हम इसको यहां से ऐसे करके कट करें, बीच में से ऐसे करके कट करें तो क्या होगा बेटा जी, हमारे भाई इधर और इधर दोनों तरफ सेम पोर्शन हमें दिखाई देंगे, है ना। वो हमारी क्या होती है बेटा जी, सिमेट्रिक है ना। बीच से ऐसे कट करेंगे तो नहीं है, बट ऐसे कट करेंगे तो सिमेट्रिक है। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ द चीज हमारी सिमेट्रिक होती है, बट जो हम कंपाउंड्स की बात करें ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे डायसिमेट्रिक होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात आ जाती है कैरिल मॉलिक्यूल के बारे में। कैरिल ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कैरिल के बारे में बात हुई है, तो बात आ जाती है हमारी कैरिल कार्बन के बारे में भी। कैरिल कार्बन वो कार्बन होता है बेटा जी जिस कार्बन से जो जुड़ी हुई सारी चीजें हो, वो चारों के चारों जो बॉन्ड वो बना रहा हो वो क्या हो, अलग अलग कंपाउंड जुड़े हुए हो। अब चारों के चारों देखो कार्बन, कैरिल कार्बन कब होगा भाई, कैरिल मॉलिक्यूल के पास में तो कैरिल कार्बन होगा। अब कैरिल कार्बन है तो इसके पास में ए बी सी और डी, चारों के चारों चीजें अलग अलग है। अब आप इसको कैसे भी तोड़ लो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, हर कंडीशन में आपको ये डायसिमेट्रिक ही दिखेगा, है ना, क्योंकि भाई चारों के चारों मॉलिक्यूल ही अलग जुड़े हुए हैं।
अब डाइसिमेट्रिक, अब कैरिल कार्बन है यानी कि क्या क्या है हमारा, कैरिल कार्बन है तो बेटा जी हमारा क्या है, कैरिलिटी शो करेगा। कैरिलिटी है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमारा क्या बेटा जी कैरिल कार्बन कैरी कर रहा है, यानी कि हमारा क्या डाइसिमेट्रिक है, यानी कि नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बना रहा है। तो ये सब रिलेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं बेटा जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि अल्फाबेट ओ ए आर, ए कैरिल वाइल पी इज कैरिल इन नेचर। अब आप ओ को लोगे, बीच में से काटो, दोनों तरफ सेम हिस्सा हो गया, सिमेट्री शो कर दी, यानी कि सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बन गई, है ना जी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए कंपाउंड, क्योंकि सिमेट्री शो हो गई है। वहीं पर ही ए को अगर जो आप लोग लोगे तो इसको बीच से काटो तो दोनों तरफ सेम हिस्से मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप एच को लोगे तो बीच में से काटो, दोनों तरफ सेम हिस्से मिल जाएंगे। ऐसे आप बी को लोगे तो बेटा जी बीच में से काटो, दोनों तरफ सेम हिस्से मिल जाएंगे, है ना जी। पर लेकिन आप पी को लोगे तो बेटा जी दोनों तरफ सेम हिस्से नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो यही हमारा होता है बेटा जी। आप लोग जेड को ले लीजिए, बीच में से काटो, दोनों तरफ सेम हिस्से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में बेटा जी। तो यही हमारा क्या होता है, कैरिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है बात। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हो। कैरिल एंड एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कैरिल कार्बन क्या होते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं। बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बेटा जी, यानी कि क्या दो बराबर हिस्सों में टूट जाए वो सिमेट्री होता है ना। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारी तीन तरीके की होती है, हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारा हम लोग क्या करें, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसको बीच में से दो हिस्से उसके कट कर दे, है ना, तो वो हमारा क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की जाए जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो बेटा जी क्या है, हमारा कोई मॉलिक्यूल है हम उसे बीच में से ट्विस्ट कर दे, तोड़ करके दो अलग अलग हिस्से कर दे, और भाई ये देखो कि दोनों के दोनों सेम मिल गए, तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि क्या, कि हमारा कंपाउंड आफ्टर 360 रोटेशन फिर से वही चीज बन जाए जो थी, है ना जी। हम लोग उसको रोटेट करके कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री के एट द एंड भी हमें वही चीज देखने को मिले, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। अगर जो यहाँ तक की बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दी है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग अलग होना हमारे सब्सटेंसेस का, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वहीं पर ही बात की जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तीन तरीके के होते हैं, एनंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म और मिश्र कंपाउंड। एनंशियोमेरिज्म बेटा जी क्या होता है, एग्जैक्टली हमारे ऑप्टिकल आइसोमर हमारे एनंशियोमर्स ही होते हैं, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। एनंशियोमेरिज्म की बात की जाए, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे क्या होता है बेटा जी, अगर जो मैं बात करूं तो मे बी और मे नोट भी, है ना। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड टाइप एनंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म और मिश्र कंपाउंड, यहां से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को फाइनल एग्जाम में मिल सकते हैं। मैंने ऐसे ही आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा जी पूरा का पूरा इंपोर्टेंट नहीं बताया, क्योंकि कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक नहीं है कि आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपके वेव लाइक ऊपर नीचे होते रहे, कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया, कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया। तो इस वजह से आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको बोलूंगा कि मेनली आप इनको तो जरूर से जरूर तैयार ही कर लीजिएगा जी। आ रही बात समझ में जी, चलिएगा। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो 1848 में जो हमारे फ्रेंच के केमिस्ट लुइस पोस्टर सर, उन्होंने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया, इन सारी चीजों के बारे में बताया। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज के बारे में कॉन्सेप्ट थे जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म के बारे में बताया। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इनएंशियोमर की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए इनएंशियोमर हमारे क्या होता है, चाहे लिवो डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म्स में उनकी क्या है, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर ही होती है। यानी कि क्या कि एक बस राइट साइड में रोटेशन कर रहा है, एक लेफ्ट साइड में, पर प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर ही है। जैसे कि अगर जो मैं बात करूं तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, ये लगभग ओवरऑल सारी चीजें सिमिलर रहेंगी। डिफरेंस क्या रहेगा बेटा जी, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जो रोटेशन है एक राइट साइड में करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड में करेगा। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग हमारी क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेंगी। जैसे कि हमारा बट जो रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगा वो डिफर रहेगा। अब रेट ऑफ द रिएक्शन डिफर क्यों रहेगा, क्योंकि अभी मैं जब बायोलॉजिकल आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लूकोन डी बोला जाता है, एल क्यों नहीं बोला जाता है ना, डी ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि कि जो हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला ही जाता है। क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले का मेटाबॉलिज्म इजी हो जाता है, लीवो वाले का होता ही नहीं है। वो बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो भाई क्या है, बॉडी से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो एक्सक्रीट आउट कैसे होगा? तो क्या है कि इसी वजह से ग्लूकोन डी रहता है ना, एल नहीं रहता है। तो ऐसे हमारी कुछ फॉर्म्स ऐसी रहती है जो लीवो रोटेटरी काम करती है हमारी बॉडी के लिए, और कुछ फॉर्म्स ऐसी रहती है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए काम करती है। इसी वजह से मैंने आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल तो है, पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिफर है, क्योंकि डेक्स्ट्रो वाले का मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जा रहा है, लीवो वाले का लगभग ना के बराबर ही हो रहा है, यानी बिल्कुल स्लोली 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 स्लोली। अब ऐसा थोड़े ना कि आपने कोई ग्लूकोज लिया, आप ये चाहोगे कि 1 साल तक वही ग्लूकोज मेरी बॉडी के अंदर चलता रहे, भाई वो तो इतने में खराब होकर के और ऑर्गन को भी डैमेज कर देगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो यही चीज यहाँ पर होते देखिएगा जरा, कि जैसे कि हमारा क्या है, डी ग्लूकोज गेट इजिली मेटाबोलाइज इन बॉडी टू प्रोड्यूस C2 एंड H2, बट लीवो ग्लूकोज नॉट मेटाबोलाइज्ड। हमारा कि हमारा जो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी मेटाबोलाइट हो जाता है, बट लीवो हमारा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम लोग ग्लूकोन डी लेते हैं, एल नहीं लेते हैं। समझ में आई बात? उसी के साथ साथ दूसरा हमारा है क्यूनिन ट्रीट्स द मलेरिया फीवर बट पॉजिटिव क्यूनिन डज नॉट। हमारा क्या जो बेटा जी लीवो क्यूनिन है वो हमारा मलेरिया को ट्रीट कर देता है, जो लीवो रोटेटरी क्यूनिन है, बट जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यूनिन है वो नहीं करता है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि कुछ लीवो फॉर्म और कुछ डेक्स्ट्रो फॉर्म्स हमारी होती है ना। किसी केसेस में लीवो फॉर्म हमारी बॉडी के लिए सहायता करती है, यानी कि सही कार्य करती है, किसी केसेस में हमारी डेक्स्ट्रो फॉर्म का सहायता करती है। अब कभी कभी हमारा क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे, बैक्टीरिया फॉर्मेट द डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ द कंपाउंड विदाउट अफेक्टिंग द लीवो फॉर्म। हमारा क्या है कि मेरा क्या है, जब मैं आपको रेसिमिक मिक्सचर पढ़ाऊंगा तो वहां पर लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों रहते हैं, तो हमारा लीवो डेक्स्ट्रो को अलग अलग करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के बारे में बताएंगे, बैक्टीरिया वायरस के बारे में। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको तब याद आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो मैं क्या करूँ, अगर जो उसको डेक्स्ट्रो में डालूं तो इसको पूरा का पूरा खा जाएंगे, खत्म कर देंगे इसको, पर वहीं पर ही मैं लीवो फॉर्म में डालूं तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको वो कुछ नहीं करेंगे। तो यही हमारा क्या रहता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म जहां पर हमारे कैरिल कार्बन भी प्रेजेंट है, 2 कैरिल सेंटर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर जो आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ पर क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड हैविंग 2 डिफरेंट कैरिल कार्बन एटम। हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे बेटा जी, 2 डिफरेंट कैरिल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा जी वो क्या होंगी, सिमिलर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी हमारी वो क्या होंगी, अनलाइक एनेंशियोमेरिज्म डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा जी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, डिफरेंट सोल्यूबिलिटी रहेगी। अब ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू दिस डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी डाइस्टीरियो आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय वेरियस मेथड लाइक डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से तो हमारा क्या है, जो ये डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इस केस में हमारा जो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पर क्या है, हमारा सेपरेशन भी इजीली किया जा सकता है ना, यानी कि चीजों को आराम से तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है ना, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन सब की सहायता से। बट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारे डाइस्टीरियो आइसोमर्स रहते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहती है, बट रेट ऑफ द रिएक्शन इनका भी डिफर ही रहता है ना। अनलाइक इन एंशियोमर, डाइस्टीरियो आइसोमर हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो डिफर, ये सारी चीज रहेंगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट। जो हमारे डाइस्टीरियो आइसोमर रहेंगे ये प्लेन पोलराइज लाइट पर क्या इफेक्ट करेंगे। देखिए डाइस्टीरियो आइसोमर हमारे अलग अलग तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट पर इफेक्ट करता है। कुछ हमारे लीवो फॉर्म मतलब कि लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, कुछ हमारे राइट साइड में रोटेट करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं हमारे डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि एनेंशियोमेरिज्म कंप्लीटली 100% ऑप्टिकली एक्टिव, डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म मे बी और मे नॉट बी, यानी कि क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हमारे हो सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं मीसो कंपाउंड के बारे में, है ना। जब मैं मीसो कंपाउंड पर आता हूं तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं, है ना। जो हमारे क्या है, सच ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड whose molecules are super impossible or their mirror image instead of the presence of the कैरिल कार्बन is known as मीसो कंपाउंड। यानी कि कैरिल कार्बन होते हुए भी
जो कंपाउंड हमारे क्या बनाए बेटा जी, सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनाए, यानी कि सिमेट्री शो कर दे, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो कैरियल कार्बन होते हुए भी, ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा जी हमारा, अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो हमारा इनेंशियोमेरिज्म और डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनेंशियोमेरिज्म एंड डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए इनेंशियोमेरिज्म हमारे क्या होता है बेटा जी, मिरर इमेज है ना, दे हैव अ मिरर इमेज। हमारा डायस्टीरियो दे डू नॉट हैव अ मिरर इमेज। इनेंशियोमेरिज्म की बात करें तो बेटा जी हमारे क्या ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे ऑलवेज, ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं। इनेंशियोमेरिज्म को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, बट डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर डिस्टिलेशन। बात की जाए इनेंशियोमेरिज्म हमारे क्या होता है बेटा जी, मोस्टली प्रेजेंट इन द कंपाउंड हैविंग द वन कैरियल सेंटर। हमारे जो इनेंशियोमेरिज्म रहेंगे वो कहां पर शो होते हैं बेटा जी, हमारे जिन कंपाउंड के पास में एक ही कैरियल सेंटर हो। बट डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहां पर शो होंगे बेटा जी, जहां पर हमारे दो या दो से ज्यादा कैरियल सेंटर हो, प्रेजेंस कंपाउंड हैविंग द टू और मोर देन टू डाई सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर हमारे। बात की जाए बेटा जी इनेंशियोमेरिज्म हमारे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कैरियल रिएजेंट इज, हमारे क्या है कि हमारा बेटा जी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रहती है ना, बट रेट ऑफ द रिएक्शन डिफरेंट रहता है। डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, सिमिलर रहेंगी बट हमारा जो आइडेंटिकल नहीं रहेंगी से, बट हमारी क्या है रिएक्शंस क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, एक समान रहेंगी। इनेंशियोमेरिज्म की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती है इनकी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। बट डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें। तो यही हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद देयर टाइप एंड मीसो कंपाउंड, ये सब कुछ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात। अब आगे बात करते हैं हमारे फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। देखिए फिशर प्रोजेक्शन हमारा क्या सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी हमारी एक बात है, बट यहां तक की कक्षा जिस जिस बच्चे को समझ में आई हो, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बेटा शाम को मैं आपकी एक यूनिट कवर करा दूंगा मेडिसिनल की, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इस टाइम पर प्रेशर है। अभी भी मेरा फोन आप लोगों की क्लास लेते लेते भी अभी तक बंद नहीं हुआ है, साइलेंट कर दिया मैंने पर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के पेपर फंस रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर होंगे नहीं होंगे, बच्चे पूरा दिन मेरा फोन बजता रहता, पूरा दिन, दिन रात 12 एक 1-1:30 बजे के बाद में मुझे फोन साइलेंट करना पड़ता, तब तब सोता हूँ मैं, है ना। और व्हाट्सएप पे तो पता नहीं किसका रिप्लाई मिल भी रहा है नहीं भी मिल रहा, मुझे ये भी नहीं पता। व्हाट्सएप पर तो इतनी बुरी हालत हुई है। फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए फिशर प्रोजेक्शन हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा जी, 3D फॉर्म को 2D फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। हमारा कोई भी 3D कंपाउंड है, देखो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इस 3D कंपाउंड को 2D कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है। अब फिशर प्रोजेक्शन हमारी दो चीजें हमारी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी जो अबाव द प्लेन रहेगी, एक वर्टिकल लाइन रहेगी जो बिलो द प्लेन रहेगी, है ना, अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब देखिए फिशर प्रोजेक्शन में हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे नहीं कि हम किसी भी 3D को 2D में ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जस्ट क्या देखते हैं बेटा जी, हमारा जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है ना, वो हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से हमारे कुछ नियम्स यहाँ पर लागू होते हैं। और यहाँ पर अगर जो आप लोगों को रूल्स के बारे में मैं बताऊं, यहाँ पर अगर जो आप लोग रूल्स को भी देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर जो मैं क्या है यहाँ पर हमें DLL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखना है, फिर R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखना है, तो सबसे पहले हमें फिशर प्रोजेक्शन को बनाना आना चाहिए। अब इस फिशर प्रोजेक्शन को बनाते कैसे, सिंपल सी बात है, आप लोगों का 3D स्ट्रक्चर है, आप लोगों को फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। इस स्ट्रक्चर को इधर से देख लो बस ऐसे। अब देखो आपको स्ट्रक्चर यहां से दिख रहा है, तो ये COH ऊपर की तरफ दिखेगा, सबको दिख रहा है बेटा जी, ऐसे करके देख लो। अभी फोन को अपनी स्क्रीन को इधर रखो और ऐसे करके देखो, ऐसे फोन को पकड़े रखो और इधर से देखो, ठीक है। ये COH ऊपर की तरफ दिखेगा, ये CH3 आपको नीचे की तरफ दिखेगा, अगर जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये OH और ये H ऐसे दो हाथ की तरह दिखाई देंगे आपको, यानी कि ये H इधर दिखाई देगा और ये OH इधर दिखाई, ठीक है। बेटा नींद आ रही है फिर तो बहुत बेकार बात है भाई, ये तो मतलब कि एग्जाम टाइम में भी तुम्हें नींद आ रही है, ये तो बहुत बेकार बात है भाई, है ना। हम भी सो जाते तुम्हारे साथ में, ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब, है। अभी मतलब कि इस टाइम पर भी तुम लोगों को नींद आ रही है,
बेटा अब देखिए स्पीडली तो पढ़ाना पड़ेगा, स्लोली स्लोली अलग अलग एग्जांपल्स तो दे नहीं सकते। ठीक है जी, तो अब हमारा देखिए 3D फॉर्म से मैंने क्या कर दिया, 2D फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा। ओके, 2D फॉर्म में फिशर प्रोजेक्शन बनाना आ गया, चलो बना लिया, चलेगा, आ जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, है ना। डी और एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमारा क्या होता है, तो देखिए डी मतलब डेक्स्ट्रो होता है, एल मतलब लीव होता है, तो बात हमें पता है ना। तो डी एल एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द फिशर एंड रोमोफ इन अराउंड 1900 कि 1900 के लगभग हमारे जो फिशर सर थे और जो हमारे क्या है रोनोफ सर थे, इन्होंने बेसिकली हमारी डिस्कवरी करी थी, हमारी इस कॉन्सेप्ट की कि हमारा कौन सा डी होता है कौन सा एल होता है, किसी को भी डी और एल ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आप प्रैक्टिकली तो लेकर के बैठे नहीं है, तो थ्योरेटिकली उसके बारे में कैसे बात होगी, उसके बारे में यहाँ पर चीजें हो रही। ठीक है जी, अब यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, अब इसको एल और इसको डी का को बोला गया, इसको एल और इसको डी का को बोला गया, बस एक के चीज पर, एक चीज पर, एक चीज पर। अब आप बोलो भैया ये क्या बला है, भैया ये क्या चीज है। बेटा जी देखिएगा जरा कि जो हमारा ये OH है, हमारा दो चीजें देखते हैं, हमारा डी और एल सिस्टम नोमेनक्लेचर थ्रू फिशर प्रोजेक्शन, हमारा OH और NH3। देखो जिधर OH है, OH राइट में है लेफ्ट में है, अगर जो राइट में है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में तो लीव। इधर लेफ्ट में था तो ये लीवो हो गया, इधर राइट में था तो डेक्स्ट्रो हो गया। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी, चलिएगा, आ जाइएगा। तो अब हम लोग कुछ नियम कानून पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला हमारा दिया हुआ, बना लिया फिशर प्रोजेक्शन। उसके बाद में क्या करना है, जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप है, याद रखिएगा वो टॉप पर होना चाहिए। आपको जो COOH ग्रुप है ना, वो ऊपर क्यों गया वो इधर समझ में आ जाएगा। जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो टॉप पर होना चाहिए, और जो बल्क वाला यानी कि मोटा सबसे बड़ा ग्रुप है वो नीचे बॉटम में होना चाहिए, है ना। ऑब्जर्व बॉटम मोस्ट कैरी यानी कि सिमेट्रिक कार्बन इफ द सेंटर, है ना, कंटेन OH या फिर NH2 एट द राइट, देन इफ इट लेफ्ट साइड, हमारा क्या होगा बेटा जी कि क्या है कि हमारा क्या है कि जो कार्बन जो हमारा हाई हैवीएस्ट मॉलिक्यूल्स है वो नीचे बॉटम में होने चाहिए। अब हमें बस इतनी चीज चेक करनी है कि जो OH या फिर NH2 ग्रुप है वो राइट में है या लेफ्ट में, बस अब हमें इतना ऑब्जर्व करना है ना। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज ऑन द वर्टिकल लाइन, जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी ऑलवेज वर्टिकल लाइन पर रहेगी और वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, इफ OH और NH2 बोथ आर प्रेजेंट देन DL एंड ऑब्जर्व या फिर डिसाइडेड बाय NH2 ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है भाई OH और NH2 दोनों के दोनों एक साथ में ही प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग NH2 को प्रेफरेंस देते हैं और NH2 के अकॉर्डिंग हमारा लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म का हमारा डिसीजन लेते हैं। ठीक है बेटा जी बात, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने इसको क्या है डेक्स्ट्रो क्यों बोला है राइट साइड में है, लीवो क्यों बोला है लेफ्ट साइड में है। बहुत सिंपल है बेटा जी, आप लोग देखोगे तो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर है और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी जो हमारा क्या है बल्क ग्रुप है वो नीचे की तरफ है। अब कभी कभी भाई ऐसा थोड़े ना कि ऐसा ही रखा हुआ मिल सकता है हमें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप हमारा क्या है ऊपर ही हो पर बल्क वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए, जबकि होना वो वर्टिकल लाइन पर चाहिए। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उस परिस्थिति में हम लोग करेंगे बेटा जी हमारे कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई। उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी कुछ हमारी चीजों को अप्लाई करें, क्या करेंगे अप्लाई कर लो, चाहे कितना भी ट्राई करना पड़ेगा आपको ये अप्लाई। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर इसी सेम एग्जांपल को ले लेता हूं, हमारा क्या CHO है OH है, हमारा क्या बेटा जी CHO है OH है CH2OH है और साथ ही साथ और हमारा क्या है H, हमारा क्या है H। ठीक है जी, अब देखिएगा बेटा जी अकॉर्डिंग टू रूल, हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये CH2 इधर होना चाहिए था और ये H इधर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए था बेटा जी। अब देखिएगा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हमारी जो चीज है वो सिस्टमेटिक तरीके से चेंज होती है। सिस्टमेटिक तरीके से कैसे, अब जो अपनी पोजीशन पर है सही जगह वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अब इस पूरे फॉर्मूला में
सही जगह कौन सी चीज है, ये वाली हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप एट द टॉप ऑन द वर्टिकल लाइन। उसके अलावा ये तीनों अपनी पोजीशंस पर नहीं है। इट मींस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर जो मैं इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जाता हूं तो मेरा यहां से स्ट्रक्चर बन जाएगा एक ही झटके में, ये CHO ऊपर ही रहेगा, ये OH मेरा इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और ये CH2OH बन जाएगा। ऐसा होगा भाई, ठीक है। बट इस कंडीशन में क्या होगा बेटा जी, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये LIVO दिख रहा है, इसका उल्टा करके लिख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। अगर जो हम इस तरीके से जाते हैं और अगर जो हम ऑफिशियली जाते हैं तो वहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सी एक चीज होगी, ये CHO तो ऊपर है ही, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये CH2 इधर आएगा, और ये OH इधर आएगा। अब देखिए OH हमारा इधर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, डेक्स्ट्रो। कंडीशन दोनों में ही डेक्स्ट्रो ही होगा, है ना। हम लोग इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसे कैसे बेटा जी, इस वाले के थ्रू, ऐसे, ये इधर और ये इधर, और ऐसे नॉर्मली भी जा सकते, दोनों तरीके से जाएंगे तो आएगा डेक्स्ट्रो। बस इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जो हम एक ही पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अगर जो LIVO बन रहा है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, और डेक्स्ट्रो बन रहा है तो LIVO हो जाएगा। और अगर जो हम लोग बात करें तो ऐसे तो हमारा डेक्स्ट्रो फिर तो जो बन रहा है वो रहेगा ही। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल सा हमारा होता है कि अगर जो पोजीशंस पर चीजें नहीं है तो हम लोग उनकी पोजीशंस को चेंज करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अगर जो अब इस वाले एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है बेटा जी, NH2 और OH ग्रुप दोनों एक साथ में है। अब LIVO होगा, डेक्स्ट्रो होगा भाई, क्योंकि NH2 हमारा क्या है, राइट साइड में है, OH हमारा लेफ्ट साइड में। बट हमने पांचवा नियम अभी जस्ट ये पढ़ा था कि अगर जो जिस साइड में अगर जो OH और NH2 दोनों एक साथ में है तो हम लोग प्रेफरेंस NH2 को देंगे। अब NH2 मेरा राइट साइड में है तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। क्लियर हो रही है बेटा जी बात, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। अब बात करते हैं R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, है ना, हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात करें। अब अगर जो एग्जाम में, जैसे मैं हाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन में R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंपोर्टेंट लिखवाया हुआ है, अगर जो एग्जाम में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो फिर वापस आकर के मत बोलना भैया आपका बताया हुआ आता नहीं, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ही है, ठीक है। बेटा जी वही चीज मैं बोलता हूं ना कि क्लास में एक्टिव रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर जो आप चीजों को आपस में इंटरचेंज ऐसे ही कर दे रहे हो, है ना, कि जो दो पोजीशन अलग अलग हैं बस इन्हीं को आपस में चेंज कर दिया यहीं का कहीं, तो क्या अगर जो इस फॉर्मूला के थ्रू जा रहे हो तो एट द एंड आपका LIVO बन रहा है तो डेक्स्ट्रो कहलाएगा, और डेक्स्ट्रो बन रहा है तो LIVO कहलाएगा। और अगर जो आप सभी पोजीशंस को चेंज करते हुए जा रहे हो तो जो बनेगा वो वही कहलाएगा। तो इसमें तो डेक्स्ट्रो बन ही रहा है क्योंकि सभी पोजीशंस को चेंज किया है तो इस वजह से डेक्स्ट्रो है। और ये हमने क्या किया बेटा जी, हमारा एक ही जगह पर बस दो जो पोजीशंस थी उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो वो हमारा क्या है, ये LIVO था, देखने में LIVO है पर हम इसको चेंज करके अगर बोलेंगे डेक्स्ट्रो बोलेंगे। यही तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, है ना, वही चीज है ना। हर्ष श्रीवास्तव बेटा जी मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से भी कोर्स में ज्वाइन थे, है ना, पहले भी आपने चीजें पढ़ी हैं, पर इतनी बुरी हालत आप लोग अपनी कर लेते हो ना एग्जाम में आकर के आप इतने इनोसेंट बन जाते हो कि आपने पूरा सेमेस्टर मेहनत किया था। हर बच्चा ऐसा करता है कि जैसे वो पूरा सेमेस्टर कितना पढ़ा था और उसके ऊपर कितनी जाती हो गई कि उसका एग्जाम ले लिया जा रहा है, पर लेकिन पूरा सेमेस्टर हकीकत देखा जाए तो बच्चा पढ़ा ही नहीं है ना, पूरा सेमेस्टर वो पढ़ा ही नहीं है, हकीकत बात ये है, और फिर गलती सिस्टम की निकाल देते हो। चलेगा जी, बात करते हैं R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। R मतलब रेक्टस और S मतलब हमारा क्या है, सिंस्टर हमारा। तो हमारा क्या है, R मतलब हमारा राइट साइड में रोटेशन और S मतलब हमारा लेफ्ट साइड में रोटेशन। R मतलब राइट मतलब R, ठीक है जी। S मतलब बचा कुचा क्या हमारा लेफ्ट में रोटेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा बेटा जी, हमारा वहां पर क्या था, फिशर प्रोजेक्शन था, यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा सीक्वेंस रूल। अब सीक्वेंस रूल के हमारे कुछ रूल्स रहते हैं, है ना। रूल नंबर 1 हमारा क्या आता है
एटम ऑफ हायर एटॉमिक मास टेक्स क्या है प्रेसिडेंस ओवर दोज ऑफ लोअर एटॉमिक मास। लाइक क्या होगा बेटा जी कि जो हायर एटॉमिक मास रहेंगे वो ज्यादा प्रेफरेंस लेंगे। पर बात क्वेश्चन आ जाती है कि भैया ये आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्यों आया जबकि हमारा डी और एल था। क्वेश्चन आना चाहिए मन में भाई, क्योंकि बेटा जी वो डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्यों फेल हो जा रहा था, क्योंकि भाई अब संसार में हर कंपाउंड तो ऐसा नहीं जो OH और NH2 कोई टांगता फिरता फिरे। भाई हर कंपाउंड ऐसा थोड़े ना जिसके पास में OH और NH2 हो ही हो। अब भाई जिनके पास में OH और NH2 नहीं है उनका डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे बताएं, उनका लाइफ रेट में रोटेशन कैसे बताएं। तो उसके लिए हमारा आया आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जहां पर हमारा सबसे पहला रूल उन्होंने क्या बोला कि हाईएस्ट हमारा क्या है जो एटॉमिक मास होगा उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। यानी कि जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास मोलिकुलर मास नहीं एटॉमिक मास, जिसका सबसे हायर एटॉमिक मास हो पहले नंबर पर, उससे कम वाला दूसरे नंबर पर, उससे कम वाला तीसरे नंबर पर, उससे कम वाला चौथे नंबर पर। ठीक है जी। हमारा जैसे कि नोट इन द केस ऑफ द आइसोटोप, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हायर एटॉमिक वेट टेकन ओवर दोज ऑफ लोअर एटॉमिक वेट, हमारा कि अगर जो क्या है कि आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो जो टॉप पर अलग हो, यानी कि एटॉमिक मास अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उस कंडीशन में हमारी चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर I लगा है, Cl लगा है, H लगा है और SO3H लगा हुआ है। तो सल्फर का पकड़ेंगे हम लोग एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का पकड़ेंगे, Cl का पकड़ेंगे और आयोडीन का पकड़ेंगे। तो सबसे पर ज्यादा I का होता है तो वो नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर Cl का होता है तो वो नंबर 2 पर, तीसरे नंबर पर S का होता है सल्फर का तो वो तीसरे नंबर पर और हाइड्रोजन चौथे नंबर पर। अब मुझे अगर जो काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाना है बेटा जी तो मैं कैसे जाऊंगा, 1 से 2 पर जाऊंगा, 2 से 3 और 3 से 4। तो मेरी घड़ी ऐसे घूम रही है उल्टी दिशा में, यानी कि क्या होगा बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज है बेटा जी तो मेरा क्या होगा बेटा जी एस हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में रोटेशन यहां पर हो रहा है। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग हमारा रोटेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर Cl C C H है, अब ये भी C है और ये भी C है। अब इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दे, तो देखिए हम लोग क्या है फिर इसको तोड़ते हैं। जैसे मैं इसको तोड़ू CH और CH और H, और इसको अगर जो मैं तोड़ता हूँ CH और H, देखो पहले C से पहले C का एटॉमिक मास सेम, दूसरे H से दूसरे H का एटॉमिक मास सेम, तीसरे H से तीसरे H का एटॉमिक मास सेम। बस यहाँ पर कार्बन है चौथे नंबर पर और यहाँ हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये बड़ा हो गया, यानी कि हमारा क्या आएगा पहले नंबर पर तो Cl है ही, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। अब मैं यहाँ पर कैसे आऊंगा बेटा जी 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, इस तरीके से मेरा रोटेशन चलेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है रोटेशन मेरा ये है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी कि बेटा जी हमारा क्या होगा ये आर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी हमारा आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में हम लोग करते हैं। तो दूसरा नियम देखिए, यदि एटम अटैच टू द कैरिल कार्बन आर सेम कंपेयर द एटम अटैच टू द नेक्स्ट टू ईच अदर ऑफ दिस फर्स्ट एटम, कि हमारा क्या है फिर हम लोग नेक्स्ट एटम्स को हमारा कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं बेटा जी नियम नंबर 3, कि अगर जो हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे एटम के पास में कंसीडर है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी इक्वलेंट टू 2 और 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कार्बन, इधर R लगा है और ये H है मान लीजिए, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कैसे कंसीडर कर लो, 2 ऑक्सीजन है, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कंसीडर कर लीजिए क्या है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है जी। इस तरीके से अब हम लोग क्या हमारी नंबरिंग करेंगे और हमारा क्या यहाँ से रोटेशन अपना पता कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात, यस और नो, राइट डाउन एंड चैट इन फटाक से। अब आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल नंबर इज गिवन इन सच ग्रुप एटम अटैच टू द कैरिल कार्बन, की जो भी कैरिल कार्बन से एटम्स अटैच हैं उनकी सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने माने नंबर इज गिवन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल जो हमारा बोलता है उसका अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग देंगे। साथ ही साथ हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जिसका उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम, कि हमेशा यही ट्राई करना है कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा वो वर्टिकल लाइन में यहाँ बॉटम की साइड रहे, ये ट्राई करने का प्रयास करना है, ये ट्राई करने का कोशिश करना है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलिएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए आयोडीन Cl Br और H है, तो पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर Br, तीसरे नंबर पर Cl, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर
हाइड्रोजन। तो मैं 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, यानी कि मेरा रोटेशन ऐसे आ रहा है, यानी कि बेटा जी क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी कि राइट साइड में रोटेशन यानी कि आर है। बेटा जी बात समझ में आई हो तो राइट और लेफ्ट हम कैसे निकालते हैं, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, अगर जो समझ में आ रही हो बात तो। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा रिएक्शन ऑफ कैरिल मॉलिक्यूल के बारे में, कि कैरिल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए 3 तरीके के रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन और हमारा रिटेंशन। इन्वर्जन यानी कि बिल्कुल उल्टा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनएक्टिव बनेगा, लीवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा, इस तरीके से। रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। और रिटेंशन ऑफ द कंपोनेंट हमारा डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी, लीवो है तो लीवो बनेगी, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा इंटरेस्टिंग थिंग्स अकर्स व्हेन अ कैरिल कार्बन अंडरगो इन अ रिएक्शन, कि हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है जब हमारा जो कैरिल कार्बन है वो कहाँ जाए, रिएक्शन के लिए जाए, जब उसकी रिएक्शन हो। एज वी नो कैरिल कार्बन और कैरिल मॉलिक्यूल और कैरिल सेंटर इज द एटम वेयर 4 डिफरेंट एटम्स आर अटैच। हमें बात पता है कि कैरिल कार्बन, कैरिल सेंटर, कैरिल मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों जो बॉन्ड्स होते हैं वो चारों के चारों डिफरेंट एटम से अटैच हो, ये बात हम लोग जानते हैं। अब हमारी 3 मेन रिएक्शन होते हैं कैरिल मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होते हैं बेटा जी, हमारा इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन। अगर जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेटा जी सबसे पहले इन्वर्जन के बारे में, इन्वर्जन जो कि मैंने आपको क्या बताया, एस है तो आर हो जाएगा, आर है तो एस हो जाएगा, है ना, एस है तो आर हो जाएगा, डी है तो एल हो जाएगा, एल है तो डी हो जाएगा, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से हमारी क्या चीज है, इन्वर्जन यानी कि इनवर्स, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन सुना, बिल्कुल उल्टा, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बात करें बेटा जी हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, रेसिमाइजेशन के बारे में। रेसिमाइजेशन में हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या, कि हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हमें यहां से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेगा, इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रिएक्शन होने के बाद में किसमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ जाती है रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन में हमारा एस है तो एस ही बनेगा, एल है तो एल ही बनेगा, आर है तो आर ही बनेगा, डी है तो डी ही बनेगा, यानी कि जो फॉर्म है उसी का वापस से रिटेन हो जाना। जैसे विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में रिटेन हो गया, यानी कि वहीं का वहीं रहा, जैसा था वैसा ही रहा, वही जर्सी पहनेगा, वैसे ही खेलेगा, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, रिटेंशन होता है, यानी कि जो फॉर्म थी वही फॉर्म हमारी बनेगी। ठीक है जी। बात करते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन और किस तरीके से हम लोग क्या है हमारा रिजोल्व कर सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर को। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भैया पीछे 2 बार रेसिमिक मिक्सचर आया तो आपने वो तो बताया नहीं, तो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा जी रेसिमिक मिक्सचर का भी, अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, यानी कि एक से समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाना, ऐसे ही सब्सटेंसेस को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब आप बोलोगे हैं भैया ये क्या बात होगी, यानी कि आप सक्षम हो पर आप क्यों सक्षम ना समझा जाए, फिर भी आपको शून्य, बेवकूफ, बेकार बोला जाए, वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। और फार्मा का आज 95% बच्चा रेसिमिक मिक्सचर बन करके रह गया है। अब आप लोग देखिएगा कि रेसिमिक मिक्सचर बन करके क्यों रह गया है, क्योंकि कि वो काबिल है लाखों करोड़ों कमाने के, पर वो अपनी काबिलियत भूल चुका है। ऐसे रेसिमिक मिक्सचर होता है, यानी कि हमारा क्या होता है बेटा जी, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारा लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों तरीके के कंपाउंड का मिक्सचर जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। द कंपाउंड विच हैव द बोथ द फॉर्म लीवो एंड डेक्स्ट्रो, है ना, ऐसे ही मिक्सचर्स को हमारे क्या बोलते हैं बेटा जी, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया भैया, देखिए क्या होता है बेटा जी, जब मैं इसके थ्रू अपनी प्लेन पोलराइज लाइट पास कराता हूं, जब मैं इसके थ्रू अपनी प्लेन पोलराइज लाइट पास कराता हूं, तो ये लीवो फॉर्म एक एंगल पर रोटेट करेगी, डेक्स्ट्रो फॉर्म अपने एंगल पर रोटेट करेगी, और एट द एंड मेरी लाइट जिस डायरेक्शन से गई थी सेम उसी डायरेक्शन से बाहर आ गई। अंदर देखा जाए तो मेरी लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई है,
पर भाई क्या है, वो बोला जाता है ना कि आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है, आपका रिजल्ट सब लोग देखते हैं। तो यानी कि हमें क्या बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन मिला 0 डिग्री का, पर हमने पढ़ा हुआ है द कंपाउंड विल शो द एंगल ऑफ रोटेशन इज 0, देन द कंपाउंड विल से दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप लोगों के साथ में भी ऐसे ही होता है ना कि सेमेस्टर एग्जाम में मेहनत तो भैया बहुत किए हैं, हम अपने लेवल पर किए हैं, पर रिजल्ट में बैक आ गई, तो बेटा जी आपकी मेहनत क्या थी ये कोई नहीं देखता है, सब देखते हैं तो रिजल्ट देखते हैं। वरना देखा जाए तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ये प्लेन पोलराइज लाइट को 2 बार रोटेट कर रहा है भाई, ये तो डबल मेहनत कर रहा है, पर फिर भी इसको क्या बोला जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है जी, तो यही हमारा होता है। अब इसी समस्या को सोल्व कैसे किया जा सकता है ना, रेसिमिक मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, उसी के बारे में बात होगी, है ना। रेसिमिक मिक्सचर के बारे में यहाँ पर बात हुई है बेसिक से, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डायग्राम बना करके दिखा दिया। ये वाला डायग्राम्स आप लोग बना सकते हो अच्छे से। अब कैसे चीजें रेसिमिक मिक्सचर की रिजोल्व होगी, तो उसके लिए हमारा क्या बेटा जी, हमारा इफ द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर इनटू द एनेंटियोमर, आल्सो दिस प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हमारा कि सिंपल सी बात क्या होगी कि हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। जहां पर हमारी मेन ये 4 मेथड आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा मैकेनिकल, क्रोमेटोग्राफिक, बायोलॉजिकल और हमारा केमिकल। अब देखिए हमारा क्या जो मैकेनिकल मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा एक जैसे हमारा भाई लीवो डेक्स्ट्रो दोनों अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग शेप्स में है, समझ लीजिए। तो एक एक बाय मैनुअली हम लोग क्या करेंगे, लीवो को अलग निकालेंगे, डेक्स्ट्रो को अलग, लीवो को अलग, डेक्स्ट्रो को अलग, है ना। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है हमारी ये, कि एक एक कंपाउंड को ऐसे अलग करना, लीवो को अलग करना, डेक्स्ट्रो को अलग करना। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखो मैकेनिकल मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, लीवो अलग निकाल रहे हैं। जैसे ब्लू वाले मान लीजिए लीवो है, व्हाइट वाले डेक्स्ट्रो है, तो ब्लू वालों को मैं अलग निकाल रहा हूँ, व्हाइट वालों को अलग निकाल रहा हूँ, इस तरीके से हो सकता है। सेकंड हमारा आ जाता है बेटा जी क्रोमेटोग्राफिक मेथड। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हम लोग हमारी एक ट्यूब के थ्रू, है ना, हम लोग क्या कराते हैं, हमारा रेड हॉट ट्यूब के थ्रू हमारा रेसिमिक मिक्सचर को पास कराते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक साइड में भर देते हैं लीवो कंपाउंड और एक साइड में भर देते हैं डेक्स्ट्रो। यानी तो क्या होगा, जो डेक्स्ट्रो वाले हैं वो लीवो की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो लीवो वाले डेक्स्ट्रो की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर हमारी क्या है, ये दोनों सेपरेट होते हुए हमें एट द एंड ऑफ द ट्यूब हमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखने को मिलते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीव। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कि हमारा बायोलॉजिकल मेथड हमारा क्या होता है। ये हमारा क्या है कि थोड़ा सा हमारा लॉस मेकिंग सेक्टर है। लॉस मेकिंग सेक्टर कैसे बेटा जी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कुछ हमारे माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया, फंगाई ऐसे होते हैं कि जो कंप्लीटली लीवो को तो खत्म कर देंगे, डेक्स्ट्रो को खत्म नहीं करते हैं। तो हम उन कंपाउंड्स को डालेंगे हमारे रेसिमिक मिक्सचर में। अब जो भी डेक्स्ट्रो वाले होंगे वो उनको खा जाएंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो वाले वो सारे के सारे खा जाएंगे, लीवो को वो छूते भी नहीं है, तो लीवो वाले बच जाएंगे। यानी कि इस कंडीशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें हमारी एक फॉर्म का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वन एनेंटियोमर इज सेक्रीफाइस, या तो लीवो को करना पड़ेगा, डेक्स्ट्रो को करना पड़ेगा। और लास्ट हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा केमिकल मेथड, जहां पर हम लोग हमारे केमिकल्स को यूज करते हुए, है ना, जैसे एसिड बेस रिएक्शन आर ओपन यूज फॉर द रिजोल्विंग ऑफ रेसिमिक एल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, क्विनिन। हमारे केमिकल्स का यूज करते हम लोग क्या करते हैं, हमारा दोनों जो हमारे एनेंटियोमर को सेपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा मॉडिफिकेशन हमारा होता है ना। और ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हमारा रेसिमिक मिक्सचर में हमारा मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों बात। अब बात करते हैं हमारा एसिमेट्रिक सिंथेसिस यानी कि पार्शियल और एब्सोल्यूट के बारे में, कि पार्शियल और एब्सोल्यूट हमारा क्या होता है। अब देखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर यानी कि 50% लीवो, 50% डेक्स्ट्रो, 100% सॉल्यूशन बना, जो कि हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब अगर जो मैं क्या करूं बेटा जी, पार्शियल के बारे में बात करूं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में अगर जो मैं पार्शियल के बारे में बात करता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूं, मेरा 30% जो मेरा 50% लीवो है, 50% डेक्स्ट्रो है, मैं उसमें क्या करता हूं, 30% और लीवो ऐड कर देता हूं। तो मेरा वहां पर क्या कंडीशन होगी कि 50% मेरा डेक्स्ट्रो है और 80% लीवो है। यानी कि अब मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो एट द एंड मुझे 30% के रोटेशन पर देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में। अब मेरा जो कंपाउंड वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो गई है। पर इन दिस कंडीशन मेरा लीवो डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म्स वहां पर अवेलेबल है।
अगर जो आप लोग देखोगे कंपाउंड अब मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो चुका है, क्योंकि 80% डेक्स्ट्रो है, 20% लीवो है। पर लेकिन अभी भी कंपाउंड क्या है बेटा जी, मेरा ऑप्टिकली एक्टिव तो है पर पार्शली है, क्योंकि कि मेरी लाइट अगर जो डेक्स्ट्रो पे रोटेट हो रही है तो कुछ परसेंट लीवो पर भी रोटेट होकर के जा रही है ना, पार्शली। 100% तो लाइट जो मेरा रोटेशन हो सकता था वो नहीं हो रही है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पार्शली एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। और एब्सोल्यूट में क्या होता है बेटा जी हमारा, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, इन दिस सिंथेसिस रेसिमिक मिक्सचर है ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहां पर क्या होगा कि जो मेरा कंपाउंड है वो कंप्लीटली या तो कंप्लीटली लीवो में कन्वर्ट हो जाएगा या कंप्लीटली डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट, यानी कि पूरा का पूरा। चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए, है ना, कि तुम्हारी मोहब्बत चाहिए तो पूरी 100% चाहिए, अगर जो तुम 1% भी किसी और के हो तो हमें तुम बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो यही हमारा होता है। तो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट में हमारा क्या होता है, इन दिस ओनली वन एनैंटियोमर कैन बी फॉर्म्ड कंप्लीटली। हमारे यहाँ पर क्या होगा कि एक ही एनैंटियोमर कंप्लीटली बनेगा, या तो लीवो बनेगा या डेक्स्ट्रो बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि 80% लीवो है तो 20% डेक्स्ट्रो है, 70% डेक्स्ट्रो है तो 20-30% लीवो है, ऐसा नहीं होगा, पार्शली नहीं होगा, या तो एक ही चीज है ना। वही चीज है ना कि तुम भाई दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं कि तुम्हारा मैं बॉयफ्रेंड भी हूं तुम्हारा और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, या तो मुझे रख लो या बेस्ट फ्रेंड को रख लो, है ना, पार्शली नहीं होगा कुछ भी। मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, या तो बेस्ट फ्रेंड चूज कर लो या मैं, है ना जी, ऐसी चीज होती है ना, है ना जी। तो हमारा क्या है, ऐसी चीजें होती है ना कि हमारा सिंपल सा क्या रहेगा बेटा जी, कि हमारा एब्सोल्यूट में कि 100% चीजें हमारी क्या रहेंगी, जो थी वही की वही हमारी रहेंगी। मतलब कि क्या, कि अभी जैसे 50-50% दोनों चीजें थी पहले रैसमिक मिक्सचर में, 50% लीवो 50% डेक्स्ट्रो, यही बात थी बेटा जी, ऐसे ही था कुछ। बट हमारा कंडीशन क्या होगी कि अब पार्शल में क्या था कि 80-20 का रेशियो हो गया, 80-20 का। पर लेकिन है तो अभी भी दोनों चीजें ना, है तो अभी भी दोनों चीजें ना, पर लेकिन हमारा एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होगा। 100% हमारा या तो लीवो फॉर्म बनेगी या फिर 100% हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट होता है पूरा का पूरा प्रथम यूनिट, जो कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर है। ठीक है जी, और आप लोगों का पहला यूनिट इसी के साथ में समाप्त, दी एंड, खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर हो जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर जो मैं आपको बोलूं तो आपका इस यूनिट से एग्जाम में कम से कम 11 से 12 नंबर का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 11 से 12 नंबर का बेटा जी आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। बेटा एक्टिव होकर के ही पढ़ा रहे हैं। 27 तारीख से आज का दिन है, 2 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात? शाम को 7 बजे। बेटा स्पीड तो हाई करनी पड़ेगी ना, समय नहीं है हमारे पास में। 6 महीने का सेमेस्टर होता तो स्पीड हाई नहीं होती, और स्पीड स्लो करने का टाइम थोड़ा ना भी है, बताइए आप ही। ये तो बस क्विक रिवीजन क्लासेस, आपको स्लोली देखना तो मैं अभी 3 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। किस टाइम, 3 या 3:30 बजे मेरा 3 घंटे का लेक्चर आ रहा है यूट्यूब पर। 3 घंटे में पहला यूनिट पूरा खत्म होगा, स्लोली पढ़ लेना आप वहां पर। है ना जी, देखिए बट देखिए बेटा जी, मैं ये इतनी सी चीज बोलूंगा कि अभी मैं 4 से 5 दिन बाद अभी बीमार भी होऊंगा, मेरे को पता है। ठीक है, मेरे को फीलिंग आने लगी है, क्योंकि कि चीजें ऐसी चल रही है कि इतना बिजी शेड्यूल हो रहा है। फोन धा धा- अगर जो आप मेरे फोन में कॉल्स उठने से ज्यादा ना, आप लोग मेरे फोन में मिस कॉल्स देखोगे। अभी मैं जस्ट आप लोगों को क्लास ले रहा था, अगर जो आप लोग देखोगे यहाँ पर सब रेड साइन आपको दिखाई देंगे क्लास लेने से पहले भी। और अगर जो आप आज आज के मिस कॉल देखने बैठोगे ना, तो बेटा जी पूरा का पूरा ये भरा पड़ा है मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल से।
ठीक है, पूरे दिन फोन बजता रहता है। भाई गलती, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मेरे को कॉल क्यों कर रहे हो, अच्छी बात है, पर लेकिन मैं मतलब कि मेरे मेरे से इतनी सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही है ना, बात इतनी सी है। ये बस देखिए, ये रिकैप चल रहा है बेटा जी, असल में हकीकत बात ये है कि हमारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, हमारा बस जस्ट एक रिवीजन क्लास चल रहा है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है जी, चलिएगा। तो अभी इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी, और शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, और शाम की 7 बजे वाली क्लास में आपको कोशिश करता हूँ कि और भी ज़्यादा एक्टिव हूँ, है ना। अगर जो आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा डल डल सा हूँ, बट उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आ, पर लेकिन बहुत ज़्यादा अभी शेड्यूल बिजी है, तो इस वजह से शायद ऐसा हो गया होगा, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को नहीं फील हो रहा। बट आपको अगर जो ऐसा लगा तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु आप लोगों को मेरा टारगेट था कि पहली यूनिट को अच्छे से रिवाइज कराऊं मैं आपको, आपका एक मोटा मोटा सा रिवीजन हो जाए, तो आपको वो होप सो हो गया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और 10 बजे तक आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाए। ठीक है, मतलब पीडीएफ बन गया, बस उसको फाइनल टच देना बाकी है ना। थोड़ा लोगो वोगो लगना, पीपीटी मैंने तैयार कर दिया, मैंने टीम को दे दिया, वो बस लोगो वोगो लगा करके पीडीएफ आपका अपलोड कर देंगे। शाम को आपकी क्लास हो जाएगी महा इंपोर्टेंट की, आप उन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेपर बल्ले बल्ले। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। अरे हम तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत ऊपर जाइए। हम तो चाहते हैं कि, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले इस समय में आप इतने काबिल हो जाएं कि आपसे मिलने के लिए हम फोन करें आपको कि बेटा जी आज समय के आपके पास में 5 मिनट आपकी चाहिए थी, तो वो समय हमें आपका चाहिए। आप उतनी मेहनत कीजिए, है ना। आप उस मुकाम पर पहुंचिए कि हम आपको कॉल करें आज से 5 साल बाद कि बेटा आपसे मिलना है 5 मिनट के लिए, तो समय है कि आपके पास में, तो वो वाली फीलिंग चाहिए हमें। ठीक है, पर टेंशन मत लो, देखो सब कुछ है, सब कुछ सही है। शाम को मैं और एक्टिव दिखूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और कुछ भी अगर जो बोल चुके हुए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बाकी अपनी आप तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना बेटा, मैं अभी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सोल्व कराने का पूर्णतः प्रयास करूंगा विद इन 10 to 12 आवर्स। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा जी।